चलिए हम लोग फिर से क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने जहाँ पे क्लास को रोका था वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्लास थी अपनी, हम लोगों ने मैंडेमस ऑलमोस्ट कर लिया था। मैंडेमस के बाद से हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा रिट जुरिस्डिक्शन है उसमें मैंडेमस सबसे बड़ा पार्ट है। मैंडेमस के बाद के पार्ट थोड़ा से आसान है। तो हमने सबसे लास्ट क्या कहा था कि जो मैंडेमस है यह प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ लागू नहीं होता है। प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं होता है। इसके लिए एक पब्लिक ऑफिस की आवश्यकता होती है। इफ यू सी द मैंडेमस, तो मैंडेमस एक प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं होता है। देखो, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल बॉडी इनकॉर्पोरेट के खिलाफ नहीं होता है। अगर प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ मैंडेमस को लगाना है तो पिटिशनर को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि स्टेट इज इन द कोल्यूजन। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे ही मुद्दों पर मैंडेमस लगेगा, ऐसे ही मुद्दों पर मैंडेमस लगेगा जहां पर किसी न किसी तरह से राज्य का इन्वॉल्वमेंट है। अगर राज्य का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो मैंडेमस नहीं लग पाएगा। इट्स क्लियर? साफ हो गया? मैंडेमस के बाद अगला महत्वपूर्ण है प्रतिषेध। प्रोहिबिशन या प्रतिषेध? प्रोहिबिशन या प्रतिषेध। हिंदी में आप इसको प्रतिषेध कह सकते हैं, अंग्रेजी में इसको प्रोहिबिशन कहते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? प्रोहिबिशन ऑब्लिक प्रतिषेध। अब जो प्रोहिबिशन है, प्रतिषेध क्या है, इसको थोड़ा पहले देशी आसान भाषा में समझते हैं, फिर हम लॉ की भाषा में प्रवेश करते हैं। उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को क्षेत्राधिकार के बाहर कार्य करना। उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय क्षेत्राधिकार के बाहर। तीन शब्द इस प्रोहिबिशन को व्याख्यायित करते हैं कि कोई हायर कोर्ट है अपने लोअर कोर्ट को अपने क्षेत्राधिकार के अगर बाहर जाकर वह कार्य करता है उससे रोकता है। उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय क्षेत्राधिकार बाहर रोकता है। तो कोई अगर लोअर कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर कार्य करता है तो जो उच्च न्यायालय है वह उसको रोकता है। तो इट इज द कंट्रोलिंग द ज्यूरिसडिक्शन, कंट्रोलिंग द एक्स्ट्रा ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, कंट्रोलिंग द एक्स्ट्रा ज्यूरिसडिक्शन। जो एक्स्ट्रा ज्यूरिसडिक्शन है उसको यह कंट्रोल करता है। तो जो यह प्रलेख जारी होता है, जो यह रिट जारी होता है, यह जो एक उच्च न्यायालय होता है उसके द्वारा किसी जो निम्न न्यायालय है या कोई ट्रिब्यूनल है उसको अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य करने से रोकता है। वह उसको अपने कार्य से बाहर जाके रोकता है। तो यह हमारा प्रोहिबिशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो प्रोहिबिशन को अगर हम एक लॉ की भाषा में देखने की कोशिश करें तो यह इशू किया जाता है बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू एन इंफीरियर कोर्ट। क्यों इशू किया जाता है? फॉरबिडिंग टू कंटिन्यू प्रोसीडिंग्स इन एक्सेस ऑफ इस जुरिसडिक्शन। In excess of jurisdiction. In excess of jurisdiction. Forbidding to work. Forbidding. The High Court or Supreme Court
आइदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉरबिड करता है लोअर कोर्ट को टू वर्क इन एक्सेस ऑफ jurisdiction. Got it? फिर से बोले, जो यह प्रोहिबिशन है, प्रतिषेध है, आप शब्द से ही देखिए प्रतिषेध। यह प्रतिषेध क्या है? जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, यह फॉरबिड करता है या रोकता है निचली अदालतों को, निचली न्यायालयों को, कि वह अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर काम न करें। तो दे प्रोहिबिट द लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल नॉट टू वर्क इन एक्सेस ऑफ इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। बहुत सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। किसको समझ नहीं आया? तो आप इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा से हम और इन एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, इसका मतलब क्या हुआ? You can't usurp the jurisdiction. जो jurisdiction आपका नहीं है उसको आप यूजरअप नहीं कर सकते हो, उसको आप हथिया नहीं सकते हो, उसको आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो आप अपने सीमा में रहो। इसको हम और अगर देशी भाषा में कहें तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बोलता है निचली न्यायालयों से, भाई आप अपनी सीमा में रहो, अपनी सीमा से बाहर मत जाओ। आपकी जो सीमा एक नियम कानून के तहत ही परिभाषित है, उस सीमा को आप लांघो मत, सीमा को लांघो मत। और इसको देशी भाषा में करते हैं, सीमा को लांघो मत। सीमा को लांघो मत। द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स टू द लोअर कोर्ट दैट यू शुड नॉट वर्क इन एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, यू शुड नॉट क्रॉस योर लिमिट। आपकी जो सीमा बनाई गई, सीमा किसने बनाई है? नियम कानून ने बनाई है। तो नियम कानून की बनाई सीमा को लांघो मत, नियम कानून की बनाई सीमा को लांघो मत। ठीक है? द बाउंड्री earmarked फॉर योर jurisdiction नीड टू बी रिस्पेक्टेड। आप इसको क्रॉस मत करो। अब मैंडमस में एंड प्रोहिबिशन में क्या फर्क है, क्या समानता है? मैंडमस में और प्रोहिबिशन में क्या समानता है और क्या फर्क है? What is the similarity between mandamus and the prohibition? We need to understand the similarity and differences between mandamus and the prohibition. Mandamus क्या करता है? कमांड। एक्टिविटी। प्रोहिबिशन क्या करता है? इनएक्टिविटी। मैंडमस बोलता है यह काम आपको करना था, आप क्यों नहीं करते हो, करो। प्रोहिबिशन बोलता नहीं, आप ये काम नहीं कर सकते हो। तो मैंडमस करता है कमांड, प्रोहिबिशन क्या करता है? इनएक्टिविटी। मैंडमस है, मैंडमस अवेलेबल है जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव। मैंडमस अवेलेबल है किसके? जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। ये अवेलेबल है जुडिशियल। तो जो अपने पास दो रिट है जिसका नाम है प्रोहिबिशन और सरसरी, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, यह अवेलेबल है जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल। जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल।
जो मैंडमस है, यह कमांड है, यह एक्टिविटी है, यह अवेलेबल है अगेन जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। और जहां तक सवाल है प्रोहिबिशन का, यह अवेलेबल है। ये तो ये इनएक्टिविटी की बात करता है, आप क्या नहीं करो, और दूसरी यह बात करता है यह जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के खिलाफ अवेलेबल है। एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन वह फेस पर एपरेंट होना चाहिए। तो जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है वह वहां इशू नहीं होगा जहां पर डिस्क्रिशन इन्वॉल्व है। यह डिस्क्रिशन पे देखो, डिस्क्रिशन पर यह भी नहीं इशू हो सकता है और यह भी नहीं इशू हो सकता है। जहां पर डिस्क्रिशन है अथॉरिटी के पास, वहां पर यह इशू नहीं होगा। जहां पर भी डिस्क्रिशन है वहां पर प्रोहिबिशन भी इशू नहीं होगा और मैंडमस भी इशू नहीं होगा। एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन पे होगा लेकिन डिस्क्रिशन पर नहीं होगा। तो भारत में जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है वो इशू किया जाता है नॉट ओनली इन द एक्सेस और एब्सेंस एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन। यह वहां भी इशू होता है जहां कोर्ट एज्यूम करता है जुरिस्डिक्शन अंडर लॉ विच इटसेल्फ कॉन्ट्रावीन्स सम फंडामेंटल राइट गारंटेड। जहां पर यह एज्यूम कर लेता है जुरिस्डिक्शन। एक तो हो गया एक्सेस जुरिस्डिक्शन, दूसरा वह एज्यूम कर लेता है जुरिस्डिक्शन। और वह जो जुरिस्डिक्शन एज्यूम करता है वह फंडामेंटल राइट को हर्ट करता है। ठीक हो गया? बिकॉज क्लियर हो गया? थोड़ा सा इसको एक बार और देखिए, एक बार और देखिए, एक बार और देखिए, क्लियर हो जाएगा। देखिए ये क्या है, सारे सवाल प्रीलिम्स में ऐसे ही घुमा घुमा के आते हैं। यह कमांड और एक्टिविटी की बात करता है, मैंडमस। यह इनएक्टिविटी की बात करता है। यह जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों के खिलाफ है। यह सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल के खिलाफ इशू होता है। जहां पर डिस्क्रिशन इन्वॉल्व है अधिकारी के पास, वहां पर न तो मैंडमस इशू होगा और न ही प्रोहिबिशन इशू होगा। यह एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन की बात नहीं करता है, वह उसकी भी बात करता है जब आप जुरिस्डिक्शन एज्यूम कर लेते हो और उस जुरिस्डिक्शन के एज्यूम करने के कारण फंडामेंटल राइट का कहीं न कहीं वायलेशन हो जाता है। ठीक है ये? नाउ कम द नेक्स्ट। सेरशरी उत्प्रेषण। सेरशरी और प्रोहिबिशन एक जुड़वा भाइयों की तरह हैं। जो उत्प्रेषण होता है, जो सेरशरी होता है, यह जो हायर कोर्ट है वह लोअर कोर्ट को इशू करता है। और कैसे इशू करता है? यह किसी ऐसे मामले में इशू करता है कि वह सारा मामला उच्च न्यायालय को विचार हेतु भेज दिया जाए। और इस रिट का प्रयोग उस समय किया जाता है जब कोई जो निचला न्यायालय है किसी मामले की सुनवाई करके अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करके निर्णय देता है। क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण। निर्णय निरस्त, 3 शब्द है। प्रोहिबिशन तब होता है जब कोई काम चल रहा हो। ये क्या है? यह सारा काम खत्म होने के बाद होता है कि किसी न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया। जो उसको जुरिस्डिक्शन दिया गया है उस जुरिस्डिक्शन को वो ओवरशूट करता है, वह एक डिसीजन देता है। उस डिसीजन के बाद उस डिसीजन को कोर्ट निरस्त कर देता है। तो अगर हम प्रोहिबिशन और सेरशरी के बीच के फर्क को समझने की कोशिश करें कि प्रोहिबिशन और सेरशरी में फर्क क्या है,
दोनों में फर्क यह है कि एक मामला चलते समय आता है, एक मामले के समाप्त होने के बाद आता है। सरसरी इशू किया जाता है जब ऑर्डर हो जाता है। तो अगर हम देखें, सरसरी होता है जब ऑर्डर हो जाता है, और प्रोहिबिशन कब होता है? जब काम चलता रहता है। प्रोहिबिशन कब होता है? ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग। सरसरी को होता है आफ्टर द ऑर्डर पास्ट। प्रोहिबिशन कब है? प्रोहिबिशन कब है? ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स। सरसरी कब है? आफ्टर द प्रोसीडिंग। आप जो मैं अंतर समझा रहा हूं उसको आप जरूर याद करिएगा, सवाल यहीं से आएगा। जो आप लोग सीधा सीधा रिट पढ़ लेते उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो सरसरी कब आता है? जब प्रोसीडिंग फिनिश हो जाती है। तो प्रतिषेध में और सरसरी में यह फर्क है। तो उत्प्रेषण उस समय जारी होता है जब न्यायालय निर्णय दे चुका होता है। जो प्रोहिबिशन होता है वह अवेलेबल होता है अर्लियर स्टेज पर, अगर इसको हम और तोड़ने की कोशिश करें, और सरसरी होता है एट लेटर स्टेज पे। तो दोनों का ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है दोनों का? प्रोहिबिशन का और सरसरी का ऑब्जेक्ट क्या है? टू सिक्योर जस्टिस। ऑब्जेक्ट क्या है? टू सिक्योर जस्टिस। सरसरी का, प्रतिषेध का और उत्प्रेषण का, दोनों का ऑब्जेक्ट क्या है? उनका ऑब्जेक्ट है टू सिक्योर जस्टिस। वो जस्टिस के सिक्योर करने की बात करते हैं कि जस्टिस सिक्योर होना चाहिए और जस्टिस प्राप्त होना चाहिए। आपका लास्ट है को वारंटो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। को वारंटो, अधिकार परीक्षा। नाम से ही क्लियर है कि हमको अधिकार बताओ। जैसे एक कोई व्यक्ति है, कोई सार्वजनिक पद ग्रहण करता है, जो ये अधिकार परीक्षा है या को वारंटो है, यह एक व्यक्ति को ऐसा सार्वजनिक पद ग्रहण करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है जिस पद को ग्रहण करने का वह अधिकारी नहीं है। सार्वजनिक पद ग्रहण अधिकारी नहीं, ये तीन शब्द हैं। तो को वारंटो जब इशू होता है वह ऐसे व्यक्ति के खिलाफ इशू होता है कि जो सार्वजनिक पद ग्रहण करता है उसको रोकने के लिए इशू होता है। कि यह जो रिट इशू होता है यह एक व्यक्ति को कोई ऐसा सार्वजनिक पद ग्रहण करने से रोकने के लिए होता है जिस पद को वह ग्रहण करने का अधिकारी नहीं है। तो जब इस तरह की निषेधाज्ञा जब जारी की जाती है तो न्यायालय उस पद को उस समय तक ले रिक्त घोषित कर सकता है जब तक न्यायालय द्वारा उसका निर्णय न हो जाए रिक्त। समझ आ गया? आगे चलें? अगर समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। आप लोग लिखते रहो, समझ में आ गया, पढ़ लिया, दिख रहा है, अपने को थोड़ा सा संतोष हो जाता है। अगर आप इसमें लिखते रहते हो अपने को थोड़ा से संतोष हो जाता है। तो जो को वारंटो है यह प्रोसीडिंग क्या है? कोर्ट इंक्वायर करता है। कोर्ट क्या इंक्वायर करता है? लीगलिटी ऑफ क्लेम। इसको हम अब थोड़ा से पढ़ते हैं लीगल लैंग्वेज में। इंक्वायर, लीगलिटी ऑफ क्लेम। इंक्वायर, लीगलिटी ऑफ क्लेम। कोर्ट क्या करता है? इंक्वायर करता है। क्या इंक्वायर करता है? लीगलिटी ऑफ क्लेम,
किसका? पब्लिक ऑफिस। कोर्ट इंक्वायर करता है लीगलिटी ऑफ क्लेम एक पब्लिक ऑफिस का। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आदमी एक पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है उसकी लीगलिटी ऑफ क्लेम को इंक्वायर करता है। तो अगर हम को वारंटों को देखें तो एक ऐसी प्रोसीडिंग है जहां पर कोर्ट इंक्वायर करता है इनटू द लीगलिटी ऑफ क्लेम which a party asset to a public office and to oust him, उस आदमी को बाहर कर देता है अगर क्लेम वैलिड नहीं प्राप्त होता है, उसको कोर्ट आउस्ट कर देता है, भगा देता है। इफ क्लेम नॉट वैलिड, इट्स फाइन। अब को वारंट के जारी करने के नेसेसरी कंडीशन क्या है? कंडीशंस टू इशू को वारंटो, क्या कंडीशंस हैं? अगर आपने लेक्चर मेरा पहले का सुना होगा तो आपको जरूर इसका आंसर मिल गया है, जरूर मिल गया होगा। पब्लिक ऑफिस क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट और कॉन्स्टिट्यूशन। को वारंटो इशू करने के लिए पहली कंडीशन क्या है? वह एक पब्लिक ऑफिस होना चाहिए और वह क्रिएट होना चाहिए या तो एक स्टैट्यूट के द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। दूसरा सब्सटेंटिव, दूसरा क्या है? सब्सटेंटिव। सेकंड क्या है? सब्सटेंटिव ऑफिस हो। जो ऑफिस जिसके खिलाफ आप करें वो ऑफिस, जो ऑफिस क्या है? वह सब्सटेंटिव ऑफिस हो, वह मेयरली फंक्शनल हो, नॉट मेयरली फंक्शन और एम्प्लॉयमेंट ऑफ सर्वेंट एट द विल एंड ड्यूरिंग द प्लेजर। यह सब्सटेंटिव हो, यह किसी के विल या प्लेजर पे न हो, विल और प्लेजर नो, यह एक सब्सटेंटिव ऑफिस हो। सी, तो दूसरा क्या हो गया? वह एक सब्सटेंटिव ऑफिस हो और उसमें कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूट हो। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूट हो। ठीक है, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूट का मतलब क्या हो कि वहां पर एक कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टैट्यूट हो और उसके अपॉइंटमेंट में, उस आदमी के अपॉइंटमेंट में, जिस आदमी को आप भगाना चाह रहे हो उसके अपॉइंटमेंट में कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द स्टैट्यूट हो या कॉन्स्टिट्यूशन हो। अगर यह नहीं है तो आप उसको नहीं भगा पाओगे। तो फंडामेंटल बेसिस को वारंटों का क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट हो और अनलॉफुल यूजअप हो। पब्लिक इंटरेस्ट हो और अनलॉफुल क्लेम हो उस आदमी का जिसने कब्जा किया है। यह आपकी डी क्या है? डी एक समरी है, डी अलग है। ये 3 पॉइंट हैं। तो अगर आप एक लाइन में कहना चाहें तो उस आदमी, उस ऑफिस में पब्लिक इंटरेस्ट हो और अनलॉफुल क्लेम हो। जो फंडामेंटल बेसिस अगर हम देखें को वारंटों के प्रोसीडिंग का तो क्या है? पब्लिक हैज द इंटरेस्ट टू सी दैट एन अनलॉफुल क्लेमेंट डज नॉट यूजरअप ए पब्लिक ऑफिस। अगर शॉर्ट में देखें, पब्लिक का इंटरेस्ट है कि अनलॉफुल क्लेम करके कोई ऑफिस को यूजरअप न करे, पब्लिक ऑफिस को यूजरअप न करे, पब्लिक ऑफिस पर कब्जा न कर ले। यह को वारंटों का फंडामेंटल बेसिस है।
तो जो रिट ऑफ को वारंटो है लाइज ओनली व्हेन अपॉइंटमेंट इज द कॉन्ट्रेरी टू द स्टैट्यूट प्रोविजन। जब अपॉइंटमेंट क्या है, कॉन्ट्रेरी टू द स्टैट्यूट हो। अगर कॉन्ट्रेरी टू द स्टैट्यूट नहीं, अगर स्टैट्यूट के खिलाफ नहीं है तो यह लागू नहीं होगा। हम एक अंतिम पार्ट इसमें करने की कोशिश करते हैं। आपका मोरलेस हो गया है। अब हम देखते हैं क्या पार्लियामेंट की पावर है मॉडिफाई करने की और रिस्ट्रिक्ट करने की फंडामेंटल राइट को। फंडामेंटल राइट को, आपका रिट हो गया है, फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करने का पार्लियामेंट के पास क्या पावर है? फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करने का या कंट्रोल करने का पार्लियामेंट के पास क्या राइट है, यह हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जो पार्लियामेंट के पास पावर है, अगर हम आर्टिकल 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल रहे हैं। आप आर्टिकल 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन खोलिए, संविधान का अनुच्छेद 33 आप खोलिए, आपको यह इशू दिखना शुरू हो जाएगा। यहां से हम आपको लेके चल रहे हैं। तो जो अनुच्छेद 33 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है मॉडिफाई करने का, एप्लीकेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट किसके बारे में है? मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के बारे में है। यह सवाल आता है, लोग गलत कर देते हैं। मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के बारे में है। जो अनुच्छेद 33 है वह मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के बारे में बात करता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है रिस्ट्रिक्ट करने का फंडामेंटल राइट को। उसको एक्सरसाइज में करते हुए पार्लियामेंट ने आर्मी एंड एयर फोर्स एक्ट 1950 बनाया। आर्मी एंड एयर फोर्स एक्ट 1950 बनाया। आर्मी एंड एयर फोर्स एक्ट 1950 बनाया। इस बात को ध्यान रखते हुए, आर्टिकल 33 को ध्यान रखते हुए, इसका पर्पस क्या है? डिसिप्लिन। इसका पर्पस क्या है? टू मेंटेन ए डिसिप्लिन। अगर आप फंडामेंटल राइट हर जगह देने लग जाओगे, इसका पर्पस क्या है? टू मेंटेन ए डिसिप्लिन। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह कानून बनाया। और यह कानून जो है वह आर्टिकल 33 से यह बात को गारंटी करता है कि कैसे हम आर्म्ड फोर्सेस को कंट्रोल करें। जब मार्शल लॉ इन फोर्स हो, पार्लियामेंट कोई कानून बना सकता है। यह आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था आर्टिकल 33 का। अब सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट। जब आर्टिकल 352 लगता है, जब हम 352 पढ़ाएंगे उसको और डिटेल में देखेंगे। जब आर्टिकल 352 लगता है, जब इमरजेंसी लगती है, उस समय आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 दो आर्टिकल आपके पास हैं जो फंडामेंटल राइट के सस्पेंशन की बात करते हैं। इमरजेंसी लगने पे जो आर्टिकल 358 है वह आपके फंडामेंटल राइट को कंट्रोल करता है। अगर आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 419 की बात करता है। आप खोलिए आर्टिकल 358 फॉर अ मोमेंट। ओपन आर्टिकल 358, ओपन आर्टिकल 358 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे और अच्छा लगेगा। अगर आप अनुच्छेद 358 देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कैसे हमारे इमरजेंसी के समय में हमारा फंडामेंटल राइट कंट्रोल होता है। आर्टिकल 358 में दो शब्द हैं, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन। आर्टिकल 358 में दो वर्ड है, 358 वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन। आर्टिकल 352 देखें, उसमें तीन शब्द हैं, वॉर,
एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब आपका फंडामेंटल राइट आर्टिकल 358 के तहत सस्पेंड होगा तो सिर्फ दो ग्राउंड पे होगा, आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड पे नहीं होगा। पहली चीज मिल गया आपको कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? दूसरा, यह बात करता है आर्टिकल 19 की। तो जब आपका आर्टिकल 352 लगेगा, जिसमें आर्टिकल 358 के तहत आपका मूल अधिकार बाधित होता है, तो वह सिर्फ बात करता है कि आपका आर्टिकल 19 ही होगा। तीसरा, इमरजेंसी इन ऑपरेशन। जब तक इमरजेंसी ऑपरेशन में है तब तक आपका यह फंडामेंटल राइट सस्पेंड होगा। इमरजेंसी अगर ऑपरेशन में नहीं है तो यह फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होगा। चार महत्वपूर्ण चीजें हैं फंडामेंटल राइट के सस्पेंशन को लेके, कि आर्टिकल 358 में फंडामेंटल राइट सस्पेंड होता है, लेकिन फंडामेंटल राइट सस्पेंड होने के लिए आर्टिकल 19 सिर्फ सस्पेंड होता है। उसके लिए दो ग्राउंड है, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन है। आर्टिकल 352 में वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, आर्म रिबेलियन है, तो आर्म रिबेलियन पे नहीं होगा और इमरजेंसी इन ऑपरेशन में ही होगा। ठीक हुआ? अब आते हैं अगला। अगला है आर्टिकल 359। दो कंडीशन है फंडामेंटल राइट के सस्पेंशन की। अगला है आर्टिकल 359। इसमें क्या है? इसमें प्रेसिडेंट का ऑर्डर 359 के लिए, 358 के लिए प्रेसिडेंट के ऑर्डर की आवश्यकता नहीं है। 359 के लिए प्रेसिडेंट की ऑर्डर की आवश्यकता है कि प्रेसिडेंट एक ऑर्डर करेगा, वह डिक्लेयर करेगा कि आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 यूज नहीं कर सकते, तो आप कोर्ट मूव नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए। तो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के दौरान आप फंडामेंटल राइट के इंप्लीमेंटेशन के लिए आप कोर्ट मूव नहीं कर सकते हो। लेकिन जो आर्टिकल जो ऑर्डर पास होगा, उस ऑर्डर के द्वारा आपने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को पावरलेस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को पावरलेस कर दिया। जो आपने 359 का ऑर्डर पास किया, 359 के ऑर्डर के द्वारा आपने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को पावरलेस कर दिया कि वह कोई रिट इशू नहीं कर सकती है to make any other order for enforcement of any fundamental right, including those which are conferred by Article 19। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? 20 और 21 के लिए ऐसा आप नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 20 और 21 के लिए ऐसा नहीं कर सकते हो, उसके लिए ऐसा किया जा सकता है। क्लियर हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? नहीं किया जा सकता है। अनिल यादव, आर्टिकल 20 और 21 के लिए नहीं किया जा सकता है, यही बात मैं कह रहा हूं। आप लोग इसको फिर से देखो 2 मिनट। जो मैंने एक समरी चार्ट बनाया है, इसको आप लोग फिर से देखो। देखो, मैं इसको फिर रिपीट करता हूं। फंडामेंटल राइट के सस्पेंशन के लिए 2 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 358 है, आर्टिकल 359 है। आर्टिकल 358 के लिए प्रेसिडेंट ऑर्डर की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आर्टिकल 358 2 कंडीशंस पे लगता है। आर्टिकल 352 3 कंडीशन पे इमरजेंसी इंपोज करता है, जिसमें तीसरी कंडीशन है आर्म रिबेलियन, उस पर फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होता। तो एक सवाल आपके प्रीलिम्स का क्या हो गया कि क्या आर्म रिबेलियन के आधार पर
फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकता है? आंसर क्या होगा? नहीं हो सकता है। दूसरा इशू, जो आर्टिकल 359 है, आर्टिकल 359 के लिए एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की आवश्यकता है, लेकिन यह प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो पास होगा, वह प्रेसिडेंशियल ऑर्डर यह करेगा आप किन किन मूल अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय में आर्टिकल 32 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को आप सस्पेंड नहीं कर सकते हो। समझ आ गया? किसको समझ नहीं आया? अब इसमें 44वें संविधान संशोधन ने 44th अमेंडमेंट ने 44th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने इसमें एक चेंज कर दिया। चेंज क्या किया? उन्होंने चेंज यह किया कि जो अनुच्छेद 358 और 359 के तहत फंडामेंटल राइट को वायलेट करने का जो आप लॉ पास करोगे, तो वो लॉ जो पास करोगे वह इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन से संबंध रखता हो। समझिए इसको धीरे से। समझिए उस ठीक से। चौवालीसवें संविधान संशोधन के बाद एक नई चीज डाल दी गई। वह चीज क्या डाल दी गई कि जब आप कोई ऐसा कानून पास करोगे जो मूल अधिकारों को उल्लंघन करता हो, तो जो कानून पास किया जाए वह इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन से संबंध रखता हो। द लॉ इन क्वेश्चन कंटेन्स रिसाइटल टू द इफेक्ट दैट, अगर आप बेयर एक्ट पढ़ें तो उसमें शब्द क्या है? द लॉ इन क्वेश्चन कंटेन्स रिसाइटल टू द इफेक्ट दैट इट हैज बीन मेड इन रिलेशन टू द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो बेयर एक्ट की वर्डिंग है उसको, इफ द लॉ इन क्वेश्चन कंटेन्स रिसाइटल टू द इफेक्ट दैट इट हैज बीन मेड इन रिलेशन टू द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी। सेम चीज मैंने ये लिख दी है आसान भाषा में, कि जो आप एक कानून बनाते हो, जो कानून फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, उस कानून का इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन से कोई संबंध होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? अगर संबंध नहीं है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। हो गया क्लियर? जया हो गया? एनीवन एल्स? किसको नहीं हुआ? कोई 99 2000 बॉर्न बच्चा है जिसको समझ नहीं आया हो? इसके अलावा सम मोर एक्सेप्शन हम समझने की कोशिश करते हैं। सम मोर एक्सेप्शन जिसमें फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन नहीं अवेलेबल है। एक और क्या है? एक्सेप्शन टू द फंडामेंटल राइट। जो 31 to 31D है, ये क्या है? एक्सेप्शन टू फंडामेंटल राइट। यह एक्सेप्शन टू फंडामेंटल राइट है। जो 31 से 30D जो अमेंडमेंट संविधान में हुए हैं, जिसमें 31 से 32 गया है, यह एक्सेप्शन टू फंडामेंटल राइट है। तो अगर 31 to 32, अगर 31 to 31A से 31D देखें अपने संविधान में, यह एक्सेप्शन टू फंडामेंटल राइट है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हुआ कि 31 और 31A से 31D तक जो प्रावधान लिखे गए हैं, उन प्रावधानों पर कानून बनाने के लिए
फंडामेंटल राइट के वायलेशन का असर नहीं आएगा। अगला है फंडामेंटल ड्यूटीज, जो 51A में है। फंडामेंटल ड्यूटीज किसी भी तरह से कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन अगर कोई आदमी न्यायालय के पास जाता है कि उसके अधिकारों का अपहरण हुआ है, कि his fundamental right has been infringed, then court will see he is following his fundamental duties or not. He is following his fundamental duties or not. अगर कोर्ट को दिखता है कि जिस व्यक्ति के मूल अधिकार का अपहरण हुआ है वह अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं कर रहा है, तो कोर्ट उसको मूल अधिकार देने से इनकार कर सकता है। तो पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A, ये तीनों क्या है? मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। पार्ट 3 क्या है? पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट। पार्ट 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। पार्ट 4 क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। इसको आप जरूर लिखिएगा मेंस में अगर मौका मिलेगा। इन तीनों के बीच एक कॉमन थ्रेड है, इन तीनों के बीच एक अंतर संबंध है। अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार की व्याख्या की जा रही है और यह दिखता है कि उस व्यक्ति को मूल अधिकार देते समय उसने अपने मूल कर्तव्य का पालन नहीं किया है, तो उस व्यक्ति को मूल अधिकार देने से इनकार किया जा सकता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है, 4A 4 है, वह एक कॉमन थ्रेड है। तो एक पार्ट इन्यूमरेट क्या करता है? फंडामेंटल राइट करता है जो 3 है। 4 क्या करता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल करता है। और 4A क्या करता है? फंडामेंटल ड्यूटीज करता है। तो कोर्ट फंडामेंटल राइट देने से इनकार कर सकता है अगर इन तीनों में सामंजस्य नहीं आता है। सामंजस्य की स्थापना होनी चाहिए। अगर सामंजस्य की स्थापना नहीं हो रही है, फंडामेंटल राइट देने से इनकार किया जा सकता है। समझ आया नहीं आया? अब समझते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल। थोड़ा 10 मिनट और टाइम दे दीजिए मेरे को, तो मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल से स्टार्ट करता हूं। आपका फंडामेंटल राइट हो, लेट्स सी। एक आपका प्रॉपर्टी राइट है, उस पर सवाल कम आता है, कभी मैं उसमें कर दूंगा। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है क्या? आखिर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी क्यों आई है? एक में अगर हम फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को देखें, इसमें इंडिविजुअल है, इसमें इंडिविजुअल है, इसमें सोसाइटी है। जो फंडामेंटल राइट है ये इसमें एक व्यक्ति का अपना अधिकार है, और जो आपका कहते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत है, वह नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उसमें समाज की बात होती है। तो अगर हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और फंडामेंटल राइट को समझने की कोशिश करें तो एक बड़ी बात क्या दिखती है कि इन दोनों के बीच कोई अंतर विरोध नहीं है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों क्या हैं? संविधान की आत्मा है। तो पहली बात क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं हम? दोनों में कोई अंतर विरोध नहीं है, दोनों एक ही रथ के दो पहिए हैं। अगर दोनों साथ नहीं चलेंगे रथ नहीं चलेगा। रथ के दो पहिए हैं, 2 व्हील्स ऑफ ए चैरियट।
यह रथ के दो पहिए हैं, अगर दोनों एक साथ नहीं चलेंगे तो समाज नहीं चल पाएगा। जो आर्टिकल 36 से 51 तक है वह आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे संविधान में क्यों लाए गए? हम एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर रहे थे। हम एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर रहे थे। जब हम संविधान बना रहे थे तो हम एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर रहे थे। उस कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की आवश्यकता थी। वह महत्वपूर्ण तत्व हम संविधान में लिखना चाहते थे। उन महत्वपूर्ण तत्वों को ध्यान में रख के हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज बनाए। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाने के पीछे बड़ा कारण क्या था? हम एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर रहे थे। वह कल्याणकारी राज्य की जो स्थापना हो रही थी वह हमारी प्रस्तावना से निकल रही थी। हमारी प्रस्तावना से वह कल्याणकारी राज्य निकल रहा था, और जो कल्याणकारी राज्य जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में उसकी आधारभूत अवधारणा लिख दी गई। तो अगर हम यह समझने की कोशिश करें तो हमारे जो संविधान के निर्माता थे वह राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ वह पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र भी चाह रहे थे। तो हमारे संविधान के निर्माता सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तक कन्फाइंड नहीं थे, वह एक आर्थिक लोकतंत्र चाह रहे थे। इसीलिए उन्होंने एक आर्थिक लोकतंत्र की अवधारणा हमारे सम्मुख प्रस्तुत की और आर्थिक लोकतंत्र को बहुत संजीदगी से संविधान के चौथे भाग में प्रस्तुत कर दिया। तो जो हमारा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है यह ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टेट की बात करता है। ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टेट, कि स्टेट का ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए। यह सवाल बार बार उठता है कि जो ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टेट है यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, जस्टिसिएबल नहीं है, लेकिन यह वोट के द्वारा प्रवर्तनीय है। अगर कोई भी सरकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवहेलना करेगी अगले चुनाव में सत्ता से बाहर हो जाएगी। अगले चुनाव में सत्ता से बाहर हो जाएगी, क्योंकि यह व्यक्ति की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। इट इज रिफ्लेक्टिंग द डिजायर ऑफ द सोसाइटी। यह व्यक्ति की इच्छाओं को प्रतिबिंबित करता है। अगर व्यक्ति की इच्छाओं का सम्मान नहीं होगा, समाज का सम्मान नहीं होगा, तो व्यक्ति उसके बाहर हो जाएगा। यह एक कंप्रोमाइज है इंडिविजुअलिज्म एंड सोशलिज्म। इंडिविजुअल सोशलिज्म के बीच एक कंप्रोमाइज है। व्यक्तिवाद और समाजवाद के बीच एक समझौता है और सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी है। यह हम सोशलिस्टिक पैटर्न की बात करता है। यह सोशलिज्म की बात नहीं करता है। इट इज नॉट सोशलिज्म, इट इज अ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, नॉट द सोशलिज्म। यह सोशलिज्म की बात नहीं कर रहे हैं। इट इज टॉकिंग अबाउट द सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी। जो सोसाइटी का सोशलिस्टिक पैटर्न है उस पर बात करने का प्रयास किया जा रहा है। यह हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है यह लिया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से और कॉपीड किया गया है फ्रॉम स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर सवाल आता है कहां से लिया गया है तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे यहां लिया गया है। जो हमारा आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट है वह तभी हो सकता है, आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट बगैर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के नहीं हो सकता है। जो हमारे संविधान निर्माताओं और हमारा जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से जो के संघर्ष से जो दो बातें उभर कर आ रही थी वो दोनों बातें हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है। अगर आप स्वतंत्रता संग्राम का कराची अधिवेशन देखें,
कराची अधिवेशन की जो मूल आत्मा है वह पार्ट 3 और पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में साफ दिखती है। तो हमारे संविधान में जो एक जो समझ थी, जो गोल था, वो इसके वे नहीं हो सकता है। तो जो वेलफेयर स्टेट जिसमें प्रॉस्पेरिटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग है, वह डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बगैर नहीं हो सकती है। तो गवर्नमेंट को कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेट करते समय, कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेट करते समय क्या करना होगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का ध्यान देना होगा। किसी भी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते समय डायरेक्टिव प्रिंसिपल का ध्यान देना होगा। आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। इट वॉज द लॉन्ग लेक्चर एंड इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर। इस लेक्चर के साथ मैं ये जरूर कहूंगा कि जो सवाल जनरली सही नहीं होते हैं उसको हमने एड्रेस करने की कोशिश की। मैं हमेशा एक बात आपसे कहता हूं कि काफ़ी मुझे कॉन्फिडेंस होता है कि जब भी मैं पढ़ाता हूं कि उसके बाहर सवाल आने की गुंजाइश ज़्यादा नहीं होती है। चाहे प्रीलिम्स का सवाल आए या मेंस का आए, इतनी ज़्यादा एनालिसिस और विश्लेषण करने की कोशिश करता हूं कि आपको कोई समस्या ना आए। अगर आपको लगता है कि कोई पार्ट छूट रहा है, कुछ नहीं रह रहा है, मैं आपके कमेंट्स को ध्यान से पढ़ता हूं। हर आदमी को अपनी तारीफ अच्छी लगती है, मैं भी एक आदमी हूं, आपको भी अच्छी लगती है, लेकिन तारीफ से ज़्यादा मैं ये चाहूँगा कि आप मीनिंगफुल कमेंट लिखने की कोशिश करें ताकि हम लेक्चर के स्तर को और ऊपर ले जाएं। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार की यह मान्यता है। यह मान्यता मेरी तब से है जब मैंने आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया कि हम जो बाजारू कोचिंग है उस तरह से पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। अपनी एक गुणवत्ता परक कोचिंग का एक मार्गदर्शन का सिद्धांत है। जब मैंने काम शुरू किया था आज से 3 साल पहले, तो उस समय मैंने अंडर प्रिविलेज एस्पायरेंट के नाम पे स्टार्ट किया था, लेकिन अपनी यूएसपी अंडर प्रिविलेज एस्पायरेंट को पढ़ाने की नहीं है। अपनी यूएसपी एक क्वालिटी एजुकेशन की है। तो हम एक क्वालिटी एजुकेशन की तरफ काम कर रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम तथ्य और एनालिसिस लाना चाहते हैं। हम उस स्टैंडर्ड पे अपनी पढ़ाई लाना चाहते हैं कि अपने स्टैंडर्ड के आसपास कोई भी ना हो। जितनी आप बड़ी बड़ी कोचिंग्स का नाम सुनते हो, चाहे वो दिल्ली की हो या इलाहाबाद की हो, हम उन सब से बेहतर पढ़ाने की कोशिश करते हैं, बेहतर मटीरियल लाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा रिसर्च करते हैं। और जिस कोचिंग को चलाने के लिए सैकड़ों आदमी का इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, उस स्तर की मार्गदर्शन के लिए हम 2-3 आदमियों के साथ काम चला रहे हैं। तो आप लोग सहयोग करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बतावें, आप इसको शेयर करें। हमारी इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा विश्वविद्यालय हमारे बोर्ड पे आवें। आप यूनिवर्सिटी के सारे छात्र छात्राओं को बताने की कोशिश करें कि एक प्रयास चल रहा है। और अगर आप किसी कोचिंग में एडमिशन ले चुके हैं, मेरी सलाह है वहां आप क्लास में जाना बंद कर दें। वहां समय की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं होगा। आप मेरी बात न माने, आप एक तुलनात्मक अध्ययन करें कि जो हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो आप वहां पढ़ते हैं, अगर आपको बेहतर लगता है तो आप जरूर वहां जाएं, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है वो बेहतर नहीं होगा। धन्यवाद। हम लोग कल फिर मुलाकात होगी। कल कोशिश करेंगे, हमें भी कोशिश करते हैं बीच में ब्रेक दे देते हैं, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा जो अपनी समझ है, जितनी बड़े बड़े हार्वर्ड, मिशिगन जितने विश्वविद्यालय हैं, उनकी जो अपनी रिसर्च है, वो बोलते हैं कि 50 से 70 मिनट से ज़्यादा क्लास नहीं होनी चाहिए। 50 मिनट के बाद छात्रों का कंसंट्रेशन टूटने लगता है। तो कल से हम क्या करते हैं, अगर 50 मिनट क्रॉस करेंगे तो आपको हम 10 मिनट का ब्रेक देते हैं, ताकि आपका दिमाग भी ठंडा हो जाए, दिमाग भी काम करे। तो हम कल से अगर लेक्चर हमारा 50 मिनट क्रॉस करेगा तो हम 50 मिनट के बाद ब्रेक दे देंगे, हम लेक्चर को फिर रिस्टार्ट करेंगे। तो टेक केयर, विल सी यू टुमारो अगेन।